नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। आज यूपीएसआई का हम दूसरा टेस्ट देखने वाले हैं। ये एमसीक्यू टेस्ट है हमारा, यानी अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं एक रैपिड रिवीजन की तरह। ये रिवीजन क्लास है। जो भी देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो वेलकम टू ग्लोबल परीक्षा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न अपना। आज का पहला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और ऐ स्वर हैं कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ। देखिए जब हम हिंदी के वर्ड पढ़ते हैं तो उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे जब जिस वर्ड का उच्चारण किया जाता है तो मुख के किसी ना किसी भाग से किया जाता है। तो वह जिस भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है वो उसी वर्ग में रखा जाता है। मान लो किसी वर्ड का उच्चारण तालु से हो रहा है तो वह तालव्य वर्ग में आ जाएगा। और किसी वर्ड का उच्चारण अगर कंठ से हो रहा है तो वह कंठ वर्ग में आ जाएगा। इस प्रकार से हम 9 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। कौन-कौन से? तो देखिए एक बार यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो ये हम देखेंगे 9 प्रकार से। पहला हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए कंठे वर्ग में किस-किस को रखते हैं। कंठे वर्ग देखेंगे, उसके बाद तालव्य वर्ग, यानी जिनका उच्चारण तालु से होता है वह तालव्य वर्ग में रखे जाते हैं और जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वो कंठे वर्ग में रखे जाते हैं। इसके बाद मूर्धन्य वर्ग, फिर दंते, यानी जिनका उच्चारण दांतों से होता है वो दंते वर्ग में। फिर ओष्ठे, इसके बाद कंठ तालव्य, यानी जिनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का सहयोग रहता है। तो कंठ तालव्य वर्ग। इसके बाद कंठ ओष्ठ, यानी कंठ प्लस ओष्ठ से बनेगा कंठोष्ठ। इसके बाद दंतोष्ठ, यानी दांत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें नासिके, एक वर्ग में हम नासिके रखते हैं जिसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो नासिक को अनुनासिक, यानी जिनका उच्चारण में नाक प्लस मुख दोनों का सहयोग रहता है। तो कंठे में किसको रखते हैं? तो इसका फार्मूला है जो मैंने आपको पिछली क्लासों में कई बार कराया है। आकुहा विसर्ग। आकुहा विसर्ग नाम वाले इसमें आएंगे। तो जिस पर देखिए ऊ की मात्रा होगी उसका मतलब है पूरा वर्ग। यहाँ पर आ का मतलब है आ और बड़ा आ दोनों, और इस पर ऊ की मात्रा है तो इसका मतलब का वर्ग। का वर्ग का मतलब जैसे का खा गा घा, और इसमें हा जाएगा और विसर्ग हमारा आ जाएगा। ये सब कंठे वर्ग में आते हैं। तालव्य वर्ग का जो फार्मूला है वो है इचु याशा नाम। इचु या शा। तो इचु या शा नाम वाले, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ई और बड़ी ई और चा वर्ग, जैसे चा छा जा झावा, और इसमें या और शा ये तालव्य वर्ग में आते हैं। मूर्धन्य वर्ग की अगर बात करें तो मूर्धन्य में देखिए री जो है ये मूर्धा है, और टापा की मात्रा यानी टा वर्ग, और ये वाला रा और ये सा, रीटू रसा नाम वाले। तो इसमें री और टा वर्ग टा ठा डाढ़ा और रा और सा ये मूर्धन्य वर्ग में आएंगे। और दंते की अगर हम बात करें तो देखिए ला के नीचे ये री की मात्रा ये दंते में आती है, और ता के नीचे ओ की मात्रा है ता वर्ग, ता था दा धा ना, सही है। और ला और सा तो लिट्टू लसा नाम वाले दंते में आएंगे। ओष्ठे की बात करें तो ऊ पू, ऊ का मतलब है ऊ और बड़ा ऊ दोनों, और पा पर ऊ की मात्रा है तो पा फा बा भा मा, यानी पा वर्ग पूरा। कंठ तालव्य, इसमें ए और आई दोनों आएंगे, क्योंकि देखिए जो ए है ये बनता है आ जमा ई से। आ जो है कंठ है और ई जो है वो तालव्य में है, तो कंठ तालव्य। कंठोष्ठ में जो आते हैं हमारे ओ और औ आते हैं। दंतोष्ठ में एक ही है वाह। जो हम वाह का उच्चारण करते हैं तो ऊपर के दांत और नीचे का होंठ वाह, इस प्रकार से।
और नासिक या अनुनासिक किसे कहते हैं? तो पंचमाक्षर को कहते हैं। पंचमाक्षर यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है पंचमाक्षर। जैसे का की अगर हम बात करें तो क, ख, ग, घ और अणा। तो ये पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा पंचमाक्षर कहलाता है। और ये नासिक के अनुनासिक है, इनका जो उच्चारण होता है वो नाक प्लस मुख दोनों से होता है। तो ये नो के नो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पूछा है ए और ऐ, तो ये किस में आ जाएगा? कंठ तालव्य में आ जाएगा। कंठ ओष्ठ में मैंने आपको बताया ओ और बड़ा ओ। दंतोष्ठ इम्पोर्टेंट है, एक ही है वाह इसमें आता है, इम्पोर्टेंट है ये। ओष्ठ में छोटा ऊ बड़ा ऊ यानी ऊपू। ओ का मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, और पा पर ऊ की मात्रा है पा वर्ग पूरा, पाफा बा भा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही भाववाचक संज्ञा, विद्युता भाववाचक संज्ञा, खुशी भी भाववाचक संज्ञा है, जो सोना है ये नहीं है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये है द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8 या 4। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? देखिए, सरल या साधारण वाक्य, एक ही नाम है सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा यहाँ पर आ जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अच्छा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या बीसलदेव रासो को? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है, वो पृथ्वीराज रासो को माना है। इसके रचनाकार की अगर बात करें तो यह है चंद बरदाई की। और चंद्र बरदाई को इन्होंने ही, रामचंद्र शुक्ल जी ने, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कहा है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि। तो महाकवि की अगर बात आए तो चंद्र बरदाई को कहा गया है, और महाकाव्य की बात आए तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकालीन रचना है। ये भी पूछ लेता किस काल की है, तो आदिकालीन रचना है ये। और ये हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ भी कहा जाता है इसको। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक प्रामाणिक ग्रंथ। देखिए, प्रमाण से बना है ये, प्रमाणिक यानी जब प्रमाण में एक प्रत्यय जुड़ा तो ये प्रमाणिक इस तरह से लिखा जाएगा, यानी ये दीर्घ बन जाएगा। जैसे समाज है, समाज, इसमें जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पहला स्वर जो है दीर्घ हो जाता है, सामाजिक। ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे तो प्रमाण से बना है प्रमाणिक, जैसे समाज से बना है सामाजिक। ठीक। ये मैं आपको पीडीएफ सेव करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ग्लोबल परीक्षा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? सबसे पहले नाम धातु क्रिया की परिभाषा ही देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया, तो देखिए नाम धातु क्रिया जो बनती है ये संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, बनाई जाती है। जैसे हाथ है,
तो हाथ से हथियाना। इसके बाद अगर हम देखें जैसे शर्म है, तो शर्म से बन जाएगा शर्माना। झूठ से झुठलाना, जुठलाना। तो इस प्रकार के जहाँ आपको शब्द दिखाई दें, वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले में ही नाम धातु क्रिया मिल रही है। दूसरे में देख रहे हैं कौन सी क्रिया, मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। तो देखिए जब वाक्य में कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता से कार्य कराया जाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कार्य स्वयं करता ना करके दूसरे से या तो कराता है या कराने का प्रयास करता है। वह खाना खाकर सो गया। जब दो क्रियाएं एक साथ हो रही हों तो पहली वाली क्रिया जो होती है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए खा कर सो गया यानी खाना और सोना दो क्रियाएं हो रही हैं। तो जो पहली वाली क्रिया है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है कि धातु में आपको कर लगा हुआ मिलेगा, जैसे खाकर, नहाकर, पीकर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए खामक कर आपको मिल रहा है और ये सोने से पहले हो रही है, इस प्रकार से यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया। और सुरेश ने एक महल बनवाया, यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि जो यहाँ पर करता है वो स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवा रहा है। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराए वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में इस प्रकार से प्रत्यय लगे मिले आपको, जैसे हाथ से हथियाना बन गया, शर्म से शर्माना, झूठ से झुठलाना, वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो जो वाक्य में कार्य करता है यानी वाक्य में काम करने वाला, वो होता है उद्देश्य। वाक्य में कर्ता ही क्या होता है? वाक्य का उद्देश्य होता है, और विधेय क्रिया होती है। यानी वाक्य की क्रिया विधेय कहलाती है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? तो मोहन। वो इसमें उद्देश्य पूछ रहा। तो उद्देश्य कौन होता है? वाक्य में काम करने वाला अर्थात कर्ता। तो मोहन का है यहाँ पर उद्देश्य है वाक्य का, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? कुरुक्षेत्र, वीणा, पल्लव या स्वर्णधूली। तो वीणा है, पल्लव है, स्वर्णधूली है। कुरुक्षेत्र इनकी नहीं है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है ये। अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है हृदि, हरिद्रा, हल्दिका या हरिद्रिका। इंपॉर्टेंट है, हल्दी शब्द बहुत बार पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो जिसमें धातु में कर आपको लगा हुआ मिला वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब यहाँ भोजन करने से पहले नहाया जा रहा है, तो दो क्रिया एक साथ होनी है, तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। उर्वशी किसकी रचना है? देखिए उर्वशी के बात करें, उर्वशी तो इसके दो रचनाकार हैं। एक तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो उर्वशी इन दोनों की है, जयशंकर प्रसाद की भी, रामधारी सिंह दिनकर की भी। अब हमें ऑप्शन में अगर पूछता है तो देखिए एक ही ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें देख लेंगे हम, तो रामधारी सिंह दिनकर दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर न देकर जयशंकर प्रसाद भी दे सकता था यहाँ पर।
उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर भी हैं और जयशंकर प्रसाद भी हैं। अगला खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो जो खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से निकली है, यानी इसका हमारा बी सही हो जाएगा। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिस्र, लल्लूलाल, इंशाअल्लाह, सदासुख लाल न्यास को। तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का जो श्रेय जाता है वो लल्लूलाल जी को जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़ या दुविधाग्रस्त। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सका हम उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी जो ये ना सोच सका मुझे क्या करना है, उसे हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ध्वनि का मतलब है वर्ण। देखिए, ध्वनि की अगर हम बात करें तो वर्ण, ध्वनि किसको कहते हैं अगर इस तरह से हम देखें तो वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप जो कहलाता है ध्वनि कहलाता है। और वर्ण की बात करें तो ये ध्वनि का लिखित रूप कहलाता, ध्वनि का लिखित रूप। तो ध्वनि का मतलब यहाँ पर वर्ण ही है। अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4 होते हैं, या, र, ल और व। तो यहाँ पर देखेंगे वा भी है, रा भी है, ला भी है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है। तो ये जो बा है ये पा वर्ग का है, पा वर्ग। जानते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं कचट टप का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो ये पा वर्ग में आता है, पा फा बा वाला बा है ये। तो वर्गीय व्यंजन से है, और वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना? सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी। जो प्रेम सागर रचना है ये है लल्लूलाल जी की। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और देखिए जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।